पिछले संडे को इंडिया ने दो धमाके देखे। एक तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जहां हार्दिक पांड्या ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से दिखाया, और दूसरा नोएडा में दोपहर को जो ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया सुपर टेक के, वो इंडिया ने जो आज तक शायद मूवीज में ही देखा था वो लाइव देखा। अब ये जो धमाके हुए और उनको गिराया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था? क्या गवर्नमेंट इनको यूटिलाइज नहीं कर सकती थी किसी और वेलफेयर पर्पस के लिए? इलीगल थी तो क्या गवर्नमेंट इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकती थी? क्या इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंसेस लिए गए थे? और ओवरऑल हमारे इंडिया में ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पीछे क्या इतना ये हो रहा है? मैं अपने खुद पर्सनल एग्जांपल से आपको बता सकता हूं कि मैंने जो घर अपना बुक किया था अमरपाली बिल्डर के साथ, वो मुझे आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ वेट 10 साल के बाद मुझे मिला है। वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद सरकारी संस्था एनबीसीसी ने बना के दिया है। अब एटलीस्ट ये है कि घर मिल गया, चलो जैसा मिलना था वैसा नहीं मिला, खर्चा हुआ, ईएमआई गई, साथ साथ रेंट भी गया। फाइनली इस साल मुझे अगस्त में अपना घर मिल गया। क्यों इस तरह से हमारी कंट्री में रियल एस्टेट की हालत है, इसके ऊपर थोड़ी नजर डालेंगे और क्या इसके बेसिक रीजंस हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसको भी देखेंगे। बने रहिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। द कैप्टन्स पॉडकास्ट इज ऑलवेज ब्रिंगिंग यू सच insightful videos and podcast to enhance your knowledge and awareness. So let's find out ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो हमने जो ये सुपर टेक का एग्जाम्पल देखा, इसमें एक्चुअली में क्या हुआ कि बिल्डर को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टावर्स बनाने के लिए ऑथराइजेशन मिली थी और कुछ स्पेस ग्रीन रखना था, मतलब वहां पार्क वगैरह बनाने थे, खुला रखना था उसको। लेकिन जैसे होता है लालच आ जाता है लोगों में, तो बिल्डर भी ऐसे लालच में उसने 2 एक्स्ट्रा टावर बना दिए। लेकिन लोकल अथॉरिटी की उसमें अप्रूवल ली गई थी, बट जो ओरिजिनल टावर जो बनाए और बेचे गए थे, वहां के रेजिडेंट्स ने इसके खिलाफ जो है केस डाला कि भाई जब वो ग्रीन एरिया नहीं हमारे लिए रहेगा तो हम कहां जाएंगे। तो ये ग्रीन एरिया जो ऑथराइज्ड है, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की वजह से भी मिलता है, वो उन्होंने उसकी जगह टावर्स बना दी। तो उसी के अगेंस्ट जो रेजिडेंट थे वहां के दूसरे टावर्स के, जो ओरिजिनल टावर्स थे, उनके टावर्स के रेजिडेंट्स ने मिलके एसोसिएशन बना के इनके ऊपर केस किया। अब जब रेजिडेंट्स ने केस किया तो ये जो टावर्स है नोएडा में सिचुएटेड थे, तो नोएडा में होने की वजह से यूपी का जुरिस्डिक्शन आता है और इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो है वहां पे ये लोग केस जीते। और 2014 में जो जजमेंट आई कि भैया ये टावर जो है ये इलीगल है, इनको हटाइए, इनको रेज करिए, मतलब इनको डिमोलिश कीजिए। अब इसके खिलाफ क्या होता है, जैसे आप हाई कोर्ट में अगर केस हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। तो इसी के खिलाफ जो नोएडा अथॉरिटी है और सुपरटेक बिल्डर मिलके गए, क्योंकि लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल था, लेकिन वो अप्रूवल कैसे लिया गया वो देखने की बात है, क्योंकि वो इलीगल अप्रूवल था। तो नोएडा अथॉरिटी भी इसमें भागी था। तो नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक बिल्डर गए सुप्रीम कोर्ट, और अगस्त 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट थी हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसको अपहेल्ड किया और बोला कि कुछ नो वेज अबाउट इट, आप जो इलीगल काम किया है वो टावर्स जो हैं गिराए जाएंगे एंड इसमें कोई दो राहे नहीं। तो फिर उसके बाद 1 साल लग गया इसकी प्लानिंग करने में, क्योंकि इस आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, बाकी टावर्स हैं, उनमें ना कोई नुकसान पहुंचे, और साथ ही साथ जो वहां पे लोग रह रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, छोटे मोटे जो लोग अपने वो रेडी लगाते हैं, उन सबको वहां से हटाया गया और पूरी इलेबोरेट एक प्लानिंग की गई, जिसके तहत इस इवेंट को जो है सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। अभी वहां पे जो ये प्लानिंग की गई वो कितनी सक्सेसफुल है वो तो समय बताएगा, क्योंकि अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें लोग कुछ बता रहे हैं कि उनके घरों में कुछ क्रैक्स आए हैं। देखिए धूल मिट्टी और ये सब जो रबल वहां से निकला है वो हटाते हटाते तो अभी महीनों लग जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े टावर्स थे, कुतुब मीनार से भी ऊंचे। उन टावर्स को हटाने में जो है टाइम तो लगेगा। तो ये चीज जो है वहां पे की गई इस अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और लोगों ने बड़ा ही लुत्फ उठाया, क्योंकि आज तक तो हमने सिर्फ मूवीज में देखा था इस तरह की डिमोलिशन और वो सब, या विदेश के जो वीडियोस आप देखते थे, और इंडिया में भी ये चीज की गई और सक्सेसफुली की गई। होपफुली ज़्यादा उधर
कोलैटरल डैमेज ना हो, बट ये की गई। और एक्सपर्ट का भी मानना है कि इसमें बिजनेसेस को एक क्लियर मैसेज गया है कि आप इलीगल काम करके कहीं बच नहीं सकते। जो है कोर्ट्स यहाँ पे आपको न्याय देने के लिए खड़े हैं, और अगर आप इस तरह के इलीगल काम करते हुए पाए गए तो आपको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे आपने उसमें कितना ही पैसा लगाया हो और कितना ही उसमें इन्वॉल्वमेंट हो बाकी अथॉरिटीज। अब लेकिन मुझे तो पर्सनली लगता है, और जो कुछ लोग भी बोल रहे हैं, कि इससे कुछ खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं। आप खुद देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सुपर टेक के रेजिडेंट कितने फोकस्ड और पैशनेट थे इस चीज के लिए। 2012 में उन्होंने केस दाखिल किया था और 2022 में वो डिमोलिश हुए। 10 साल की फाइट है। अब आप फाइट किसके अगेंस्ट लग रहे हैं? जो एक बिल्डर है जिसके पास ऑलरेडी पावर और पैसा है, और साथ में अथॉरिटी भी है, जो आपकी लाइफ बहुत मुश्किल कर सकती है रेजिडेंट्स की, क्योंकि उनके हाथ में काफी चीजें हैं और आपके क्लियरेंसेस वगैरह सब उन्हीं के यहाँ से आते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ऐसे ऑन ग्राउंड एक एग्जाम्पल को हम एक्सेप्शन के तौर पे ले सकते हैं। ये नहीं कि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि हर सोसाइटी ऐसा करने लग जाएगी, क्योंकि आप अगर नजर उठा के देखेंगे, ऐसे कई अनगिनत जो हैं इलीगल टावर्स पूरे इंडिया में खड़े हैं, जिनमें ना प्रॉपर क्लियरेंसेस ली गई, या वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी मिली भगत है, अथॉरिटीज की मिली भगत है, पैसा खिला के परमिशन ले ली गई है। तो ये चीजें जो हैं ऐसे एक टावर के गिराने से नहीं बदल जाएंगी। और इसमें एक चीज आपको देखने वाली है, जो अथॉरिटी जो केस लड़ती है वो कहाँ से पैसा लाती है केस लड़ने का? वो हमारे ही टैक्स जो हमने भरा है वहां से वो उस पैसे को यूटिलाइज करके अपना केस लड़ती है। मतलब आप जो जिनके खिलाफ केस लड़ने जा रहे हो उसका भी पैसा तो आप ही खुद दे रहे हो ना, क्योंकि अथॉरिटीज के पास कोई अलग से पैसा तो आता नहीं है। इट इज ऑल द टैक्स पेयर्स मनी दैट दे हैव। तो वो उस पैसे को यूज करके आप ही के खिलाफ जो है केस लड़ती है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ती है। दूसरा, अगर रेजिडेंस एसोसिएशन होती भी है तो उसमें इतने सारे इंडिविजुअल होते हैं और सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, उनको जोड़ के चलना, ये तो दाद देनी चाहिए सुपर टेक के जो रेजिडेंट है वहां की, कि उन लोगों ने इसको फ्रूटफुल एक सक्सेसफुल नतीजे तक ले जाके गए। वरना आपस में ही वहाँ पे जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आता है लोगों का, और सबको आप खुश कर नहीं सकते। साथ में बिल्डर भी इंटरफेरेंस करने लग जाएगा, इन्फ्लुएंस करने लग जाएगा, अथॉरिटी इन्फ्लुएंस करने लग जाएगी। तो ऐसे में ये चीजें जो एक एक्सेप्शन के तौर पे ही हम देख सकते हैं, इनको हम नॉर्म नहीं मान सकते। अब यहाँ पे हम आए कैसे? ये हमारी कंट्री में ये सिचुएशन है क्यों ऐसी, रियल एस्टेट की इतनी बुरी हालत क्यों है? तो इसके पीछे कुछ कई रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि इंडिया में जो है आपको जब ग्रो करना है, सिटी लिमिट्स ग्रो करती हैं और नए नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आपको लगाने हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, तो क्या चाहिए? लैंड चाहिए। और लैंड जो है, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में है, आप एक लिमिट से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो बचती है जिस पे आप खरीद के बना सकते हैं, वो जो है एक लिमिट से ज़्यादा एक इंडिविजुअल या कंपनी ओन नहीं कर सकती। ये रेस्ट्रिक्शन है कि एक, और ये हर स्टेट में अलग अलग है, बट रेस्ट्रिक्शन जो लिमिट की है वो हर स्टेट में। तो ये हालत जो है हमेशा रहेगी जब तक आप इस एग्रीकल्चर लैंड और इन सब लैंड्स की जो लिमिट है ओनरशिप की, वो आप नहीं बढ़ाते। तो वो आप खरीदने जाएंगे, कोई भी बिल्डर अगर खरीदने जाएगा तो एक लिमिट से ज्यादा वो खरीद नहीं सकता। और दूसरा जो इसमें पॉइंट आ जाता है CLU का, यानी चेंज इन लैंड यूसेज। अगर एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर आप कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट या रेजिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको CLU कराना पड़ेगा। और CLU आप तभी करा सकते हैं जब आप उसके ओनर हैं। अगर आप ओनर नहीं है, तो जब जो बिल्डर है वो खुद ओनर नहीं है, एक लिमिट के आगे वो ओन ही नहीं कर सकता, तो वो CLU कैसे कराए? तो ये चिकन एंड एग सिचुएशन है कि कौन पहले क्या होगा। तो ये जो पूरा गोरख धंधा है, ये किया गया है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस नेक्सस की वजह से। ये लोग मिलके आपस में सारी पावर अपने पास रखना चाहते हैं। जो ये चेंज इन लैंड यूसेज का क्लॉज है, जो लिमिट लगा रखी है एग्रीकल्चर लैंड यूज होल्डिंग पे और ओनरशिप पे, ये जो है ये सारी पावर एक तरह से अपने पास रखना चाहते हैं। घूम फिर के जो है, अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है रेजिडेंशियल या कमर्शियल, आपको स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के पीछे ही पड़ना पड़ेगा। और जब आप ऐसे पावरफुल लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसे जिनके परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो कॉस्ट एड अप होगी ही ना।
आपको ये जो CLU चेंज इन लैंड यूसेज कराना है, जो भी क्लियरेंसेस लेने हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ये दुनिया भर के जो क्लियरेंस लेने हैं, उसमें ऑलमोस्ट उतनी ही कॉस्ट आ जाती है जितने का आपका लैंड। तो ये जो रियल एस्टेट के प्राइसेस भी हैं, ये आपको वो फैक्टर इन करके ही देगा, वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो वो कस्टमर को ही फॉरवर्ड करेगा ये कॉस्ट जो है। और खासकर जो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो लैंड पार्सल्स डेवलप होते हैं, उनमें तो ये कॉस्ट उतनी ही पड़ जाती है, ये सब क्लियरेंस कराना और ये सब पैसा खिलाने पिलाने के बाद, जितनी उतनी लैंड ली है उन्होंने। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में भले ही उसकी कुछ परसेंटेज रहती हो, बट स्मॉल और मीडियम में तो उतनी ही पड़ जाती, क्योंकि आपको लोकल अथॉरिटीज़ को भी देखना है, स्टेट पॉलिटिशियंस को भी देखना है, और सब मिलके जो है ये हमारा पागल बना रहे। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो है उसमें एडिशनल रेवेन्यू के लिए तरसती रहती है, तो जो आपकी लैंड रजिस्ट्री की कॉस्ट है, हाउस फ्लैट वगैरह आप खरीदते हैं, उसमें जो रजिस्ट्री होती है उसमें परसेंटेज अपना ये लेते हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली ये वैसे लेते हैं। अगर मुंबई वगैरह की बात करें, वहाँ तो 50-60% प्रीमियम जो है इनको सिर्फ बिल्डर्स को, आपको जो है ये डेवलप करने में ही चला जाता है, ये सब क्लियरेंसेज लेने में ही चला जाता है आपका पैसा, और वो कॉस्ट जो है बायर्स को फॉरवर्ड कर दी जाती है। 2014 में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने जो मुंबई में BMC है, उसका एक रेट कार्ड भी निकाला था कि आपको क्लियरेंस लेने हैं तो ये आपका रेट कार्ड है, जो कि 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट था जो आपके आइलैंड है, और 800 रुपये जो है वेस्टर्न सबर्ब्स का था, और जो ईस्टर्न सबर्ब्स का था वो 600 रुपये पर स्क्वायर फीट का। ये रेट कार्ड तय है, मतलब आपको जो पैसा खिलाना है वो रेट तय है। और अब तो इन्फ्लेशन हुई है, तो इनके जो रिश्वत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये खाली, चलो मुंबई तो एक्सट्रीम केस है, बाकी जगह भी होता है पर उस लेवल पे नहीं होता। हर जगह आप कहीं भी चले जाइए इंडिया में, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। आप किसी से भी बिल्डर से बात कर सकते हैं, किसी भी ऑफिशियल से अगर आप इनफॉर्मली बात करें, आपको ये बाहर निकल के आ जाएगा, और ये सब जानते हैं इस बारे में। अब इस चक्कर में क्या होता है, अब बिल्डर को जब इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, वो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करेगा, एक्स्ट्रा टावर बनाएगा, या गैराज बेचना शुरू करेगा, या पार्किंग के नाम पे पैसा लेगा। जस्ट आप जब मूव इन करने वाले होंगे फ्लैट में, तब कुछ एडिशनल चार्जेस बता देगा, क्योंकि वो भी अपना पैसा रिकवर करेगा और प्लस उस पर अपना रिटर्न कमाना चाहेगा। तो इस तरह से ये जो है पूरा जो सिस्टम है ना, खोखला है अंदर से। हर जगह यहाँ पे लोग जो है अल्टीमेटली जो बायर है उसका पागल बना रहे हैं, और इसी कारण आपको जो है पैन इंडिया लेवल बिल्डर्स आपको नहीं देखने को मिलते। इक्का दुक्का छोड़ के अगर आप देखें तो इवन मुंबई जैसी सिटी में भी अगर आप देखेंगे तो पूरी सिटी का कोई एक ऐसा खास डेवलपर नहीं होता है। कुछ पार्ट्स ऑफ सिटी के स्पेशलाइज्ड डेवलपर होते हैं, वो वहीं बनाते हैं, इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि वहां पे उनकी साठगांठ है और वहीं पे वो बना सकते हैं। जो नॉर्थ का बायर है, इनफैक्ट नॉर्थ छोड़िए, कोई नोएडा का बायर है वो गुड़गांव में नहीं बनाता, गुड़गांव का बायर नोएडा में नहीं बनाता, और हैदराबाद का बायर मुंबई नहीं बनाता, मुंबई का बायर हैदराबाद नहीं बनाता, बेंगलोर में नहीं बनाता। ये इसी वजह से जो है, अगर पैन इंडिया कोई रियल एस्टेट कंपनी खड़ी करनी है तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको हर लेवल पे लोकल अथॉरिटीज, स्टेट पॉलिटिशियंस सबको जेब में लेना पड़ता है, तब जाके आपकी जो है एक बिल्डिंग खड़ी होती है, और वो सारी कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो बेयर करता है एक बायर। और ये तो रही बात सप्लाई साइड की, बिल्डर के साइड से। एक दूसरी साइड इसकी है डिमांड साइड की। डिमांड साइड से क्या दिक्कत है कि कुछ लोग तो अपना एक घर खरीदने के लिए, रहने के लिए लेते हैं, वो अच्छी बात है, अपना एक घर होना चाहिए रहने के लिए, आपकी एक ड्रीम भी होती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, वो नाम के लिए फ्लैट लेते हैं, खाली दिखाने के लिए कि मेरे पास एक फ्लैट यहाँ पे, एक गुड़गांव में, एक इधर है, भले ही उसमें कोई रह भी नहीं रहा ना, वो रेंट पे देते। और वो फ्लैट ऐसे कई हैं जो बंद पड़े हैं, बस जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो, तो वो सारा जो उसमें सामान लगा, वो फ्लैट में जो भी एफर्ट गए, वो सारा वेस्ट है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक साथ मिलके जो है ओवरऑल हमारे रियल एस्टेट मार्केट को इतना खराब बनाती हैं। अब एक साइड बायर्स जो हैं, जो अपना फ्लैट खरीद के छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि उसमें सारा जितना भी सीमेंट से लेके प्लास्टिक लगा सब बेकार है, क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा है, ना कोई यूज़ कर रहा है, ना कोई उससे रिटर्न आ रहा है उनको। और दूसरी साइड बिल्डर्स की लॉबी और जो पॉलिटिशियंस और अथॉरिटीज़ की लॉबी है, वो सप्लाई साइड में अपना काम कर रहे हैं।
अल्टीमेटली जो कॉमन मैन है उसको दिक्कतें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सुपर टेक का बिल्डिंग को धराशायी कर दिया तो जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से थोड़े बहुत एफर्ट कर रही है, रेरा को लेके आई है, बट ऑन ग्राउंड तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ऊपर से एक और जो है अप्रूवल मुझे लगता है जो आ गई है मार्केट में, उसके लिए आप अलग से फिर पैसा खिलाओ। ये सारी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो समझ नहीं आता कि कब ये सिस्टम सुधरेगा और क्या इसमें किया जा सकता है। आपको अगर कुछ पता है इसके बारे में और तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपके क्या विचार हैं इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर पे, ज़रूर बताएं। एंड में मैं बस एक शेर से करूँगा गालिब के कि हमको मालूम है कि ये जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो हम सोचते हैं कि ये सब सही हो जाएगा, आगे चल के होप है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो कोई होप तो है नहीं। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्पेशली इतनी ब्लैक मनी, इतना रॉट इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि शायद अच्छे दिन आएंगे। आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द कैप्टन्स पॉडकास्ट। जय हिंद।